नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी अहम जानकारियां देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं तीसरी लहर की, जिसका खतरा लगातार मंडरा रहा है। और ऐसे में एक बात जिसका अंदाजा अब लगने लगा है वो ये कि शायद तीसरी लहर में बच्चों का खतरा बढ़ जाए। बच्चों में भी अब ये कहा जा रहा है कि वयस्कों की ही तरह संक्रमण होगा। ये खुद डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के। साथ ही में अब इसको देखते हुए कोवैक्सीन की ट्रायल शुरू की जा रही है, जिसमें 2 से 17 साल की उम्र के बच्चों के ऊपर ट्रायल किया जाएगा, ताकि बच्चों को भी इस महामारी के लिए तैयार किया जा सके। अब जबकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हमने सिंगापुर में देखे, जहां पर बच्चों में संक्रमण देखा गया और उसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही अमेरिका में भी ये देखा गया है कि हफ्ते में जितने मामले आ रहे हैं उनमें से 1/4 बच्चे ही हैं। हम चर्चा करना चाह रहे हैं, क्या हमारे देश में भी बच्चों को हम इस आने वाले खतरे से बचा सकते हैं? स्थिति इस वक्त कैसी है, इस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य को कैसे ठीक से बरकरार रखा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव सेठ, जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं और एक्सपर्ट हैं वैक्सीन के, मेडिकल डायरेक्टर हैं चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सेंटर नई दिल्ली से। और साथ में जुड़ गई हैं डॉक्टर शकुंतला प्रभु, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मुंबई से। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम हो जाता है इन 2 शहरों में खास तौर पर संक्रमण की दर जो देखी गई थी, उसके बाद आप दोनों हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर शकुंतला, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। देश के जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं उनमें से सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है आपका। वहां पे बहुत सारे बच्चों के लिए का इलाज भी हुआ है। क्या वाकई में जो हम सिंगापुर में देख रहे हैं या अमेरिका में देख रहे हैं, क्या भारत में भी हुआ है या इसका खतरा ही है अभी? शुक्रिया ये कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। ये जो दूसरी लहर थी उसमें हमने काफी बच्चे लोग को पॉजिटिव टेस्ट हुई थी और ज्यादातर फर्स्ट वेव से ज्यादा बच्चे लोग को ट्रीट किए हुए हैं। तो शायद हमारे ऑलरेडी चिल्ड्रन अफेक्टेड है, बट अभी कहा जाता है कि 3rd वेव जो जुलाई अगस्त में आने वाला है उसमें भी शायद बच्चे लोग की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनको तो वैक्सीन अभी तक मिली नहीं है। और फर्स्ट और सेकेंड लहर में ज्यादातर बुजुर्ग और यूथ को ज्यादा इफेक्ट हुए थे। तो शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट अभी तक तो प्रेडिक्शन ही है। जी डॉक्टर सेठ, जब शुरुआत में कोरोना आया था तब ये कहा गया कि वल्नरेबल जो ज्यादा या जिनके ऊपर ज्यादा खतरा रहेगा वो उम्र दराज लोग हैं और जिनको दूसरी बीमारियां हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका के आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि उम्र दराज लोगों में ये संक्रमण का दर गिर रहा है, बच्चों में बढ़ रहा है। क्या इसके पीछे वायरस ही वजह है या वैक्सीनेशन का भी इससे कोई लेना देना है? नहीं, वायरस जो है, जो इस जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इस सेकेंड वेव में बहुत बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 3rd और 4th वेव में और बच्चे इन्वॉल्व होंगे। और पहली वेव में जो हमें बच्चे देखते थे वो जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहते थे, पता भी नहीं चलता था। ICMR की जो डेटा था कि अबाउट 70 to 80% बच्चे ऐसे थे जिनको कोविड डिजीज था लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं थे और सुपर स्प्रेडर्स थे, अपने एडल्ट्स में, सीनियर सिटीजन्स में स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन जो फेज 2 में जो वायरस है वो बच्चों में वाकई इफेक्ट कर रहा है और अभी भी यही है मानना कि माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस सीवियर हैं और सीवियर केसेस कम हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस ज्यादा हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस आई हैं बच्चों के लिए बड़ी टाइमली हैं और सारे डॉक्टर्स के अलावा जो भी और फैमिली डॉक्टर्स या आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स जो भी बच्चों को देते हैं वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं। माइल्ड केसेस में बच्चों को हल्का सा बुखार होता है, थोड़ी सी खांसी और ज्यादातर बुखार की दवा या कंजेशन से ठीक हो जाता है। लेकिन जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं, मॉडरेट पेशेंट्स में सांस तेज चलने लगता है और डिपेंडिंग ऑन द एज बच्चों में सांस की रेट गति उतनी ज्यादा होती है, उसके साथ उनको वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। और इन बच्चों को मॉडरेट केसेस में कई बार ऑक्सीजन की मात्रा कम 94 से कम हो जाती है,
तो ऐसे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। जो सीवियर केसेस हैं वो भी हमारे अभी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काफी भरे हुए हैं। आईसीयू जो भी बच्चों के थे वो सीवियर केसेस जो एक तरह से एक सिलनेस है, जो शॉक के साथ ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वेस्कुलाइटिस के जरा सिम्टम्स होते हैं, शॉक हो जाता है, ब्लीडिंग हो सकती है और बच्चे बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं। उस तरह के केसेस भी इस सेकंड वेव में ज्यादा देखने को मिले हैं। दूसरा, आपने जैसे कोमॉर्बिडिटी से कहा, बच्चे जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे बच्चों को किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को क्रॉनिक लंग डिजीज है, या उसे एस्थमा है, या वो प्रीमेच्योर बच्चा था और अब आईसीयू से बाहर आया है, या डिसेबल्ड बच्चा है, उसको सेरेब्रल पाल्सी या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चा है, उनको और भी हायर रिस्क है इस डिजीज का होने के लिए। और ये एक बहुत पब्लिक हेल्थ एक प्रॉब्लम बन गई है और हमें अब से तैयार करना पड़ेगा थर्ड लेवल के लिए। सारे बच्चों की सारी सुविधाएं हो, उनको रेस्पॉन्स करने के लिए, उनके लिए अगर आईसीयू की जरूरत है तो आईसीयू भी अपग्रेडेड हो, और उनको बच्चों को आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो वो अकेले नहीं रह सकते, उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं। तो ये मानना है कि हम पेरेंट्स को, अभी जो वैक्सीन खुली हुई है पेरेंट्स के लिए, कम से कम सारे पेरेंट्स को इम्यूनाइज कर दें, क्योंकि अगर पेरेंट्स एक कोविड आईसीयू में जाएंगे और वो वैक्सीनेटेड खुद ना होंगे तो उनको भी रिस्क होगा। बच्चे अलग पेरेंट्स के बिल्कुल नहीं रह सकते, और उनके लिए पेरेंट्स को इम्यूनाइज करना, इस समय जितनी भी वैक्सीन मिल रही हैं और गवर्नमेंट इनको जून जुलाई से इनकी मात्रा बढ़ा रहा है, तो जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं जितने भी ज्यादा हमारे इस वैक्सीन को ले लें, दैट इज द ओनली वे दैट वी कैन प्रिवेंट दिस एपिडेमिक फ्रॉम रीचिंग द चिल्ड्रन। बिल्कुल, बच्चों के आसपास के सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एक तरह की सेकेंड हैंड प्रोटेक्शन है। लेकिन डॉक्टर प्रभु, अगर बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन के बारे में सोचा जाए तो कितनी कोशिश हमारी तरफ से भी की जानी चाहिए इसको लाने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं कई देशों में अब सिंगापुर ही लेटेस्ट है, वहां पे देखा जा रहा है कि 12 से ऊपर के बच्चों को वहां दे रही, कम से कम आप अपने टीनेजर्स को लगवा सकते हैं। वो स्टोरिंग फैसिलिटीज जो है फाइजर के लिए स्पेशल होती है, और जब सभी जगह में मिलती नहीं है -20 स्टोरेज की, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मगर कोवैक्सीन और अभी जो नया ट्रायल्स हो रही है बच्चे में, वो शायद हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, कोवैक्सीन की जो ट्रायल है उसमें वक्त लग जाएगा काफी, आप क्या एस्टिमेट करती हैं कि कब तक वो हमें अवेलेबल हो पाएगी, अगर हम पिछले ट्रेंड को देखें उसके हिसाब से? कोवैक्सीन तो अभी नेक्स्ट ईयर ही, शायद अर्ली नेक्स्ट ईयर चालू कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक तो मिनिमम ट्रायल्स रहेगी और उसके बाद ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर प्रभु, क्या वजह रही है कि मुंबई में खास तौर पर बच्चों को लेकर के तीसरी वेव को लेकर चिंता जताई गई है और आईसीयू तक तैयार कर दिए गए हैं जो कि एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए, क्या वजह रही है उसकी? वजह वही है कि फर्स्ट वेव में ज्यादातर ज्येष्ठ जो ओल्ड पीपल इफेक्ट हुए हैं, और दूसरी वेव में यूथ के जो 30 to 60 एज ग्रुप में ज्यादातर लॉकडाउन बंद होने के बाद जो काम पे गए हैं और वो इन्फेक्ट हो गए, और बच्चे तो अंदर ही प्रोटेक्टेड थे, ऑनलाइन क्लासेस थे और घर से ही और खेलना, बाहर आना कम थे, तो उनका एक्सपोजर कम हुई गई। और अभी तो वैक्सीन तो उनको मिली नहीं है, और ये 2 ही मेजर कारण है जिस कारण ऐसे शंका है कि उनको ज्यादा इफेक्ट करे। बट हमारी तरफ से मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव गॉट सब क्लिनिकल, जैसे डॉक्टर ने बताए, उनके सब क्लिनिकल इन्फेक्शन तो हुए या माइल्डली सिम्टोमेटिक रहे, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हुए, और बट वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स प्रिपेयर्ड तो होना ही है हमें। तो सभी जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स ट्रीट करते हैं वो अभी ये तीसरी लहर के लिए वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड विद द ऑक्सीजन बेड्स एंड वेंटिलेटर बेड्स, क्योंकि हर 10 बच्चे हम जो देखते हैं फर्स्ट वेव में 1 to 2% वर अफेक्टेड, इन द सेकेंड वेव 2 to 4% वर अफेक्टेड, इन द थर्ड वेव देयर इज अ प्रेडिक्शन कि ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। तो सभी हॉस्पिटल्स जो पीडियाट्रिक केयर करते हैं, वी हैव टू बिकम प्रिपेयर्ड कि ऑक्सीजन बेड्स और जो मॉडरेट और सीवियर केसेस में जरूरत पड़ेगी।
जी बिल्कुल। और ज्यादातर ये में या आप अपनी पूरी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, ये प्रिपेयर्ड रहना अच्छा रहेगा, और इनको तो एटलीस्ट मॉडरेट टू सीवियर केसेस में जल्दी से जल्दी जो सिम्टम्स जो है, जैसे बताया गया, मामूली खांसी सर्दी से अभी लेके थर्ड वेव में हम ज्यादातर बुखार और अप्यू सिम्टम्स जो है, पेट दुखना, उल्टी, जुलाब, डिहाइड्रेशन, और जो पोस्ट कोविड बीमारी जो अभी हम देख रहे हैं, पिम्स जो बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, वो जो स्किन रैश हो, होठ लाल हो और आंख लाल रहे, और ऐसे बच्चे शॉक में आते हैं, हाइपरटेंशन से आते हैं, और उनका ऑर्गन सिस्टम्स इफेक्ट होती है, उनको जल्दी से जल्दी सपोर्ट किए जाए तो उनके जो आउटकम्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। हमारी एक्सपीरियंस की वजह से अभी तक दूसरी लहर में हमारे ऑलमोस्ट 70 पेशेंट्स हम पिम्स के ट्रीट किए हुए हैं, और उनके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है रेड फ्लैग्स को रिकग्नाइज करें और जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट दें, तो यूजुअली गुड आउटकम्स होती है इसमें। जी बिल्कुल। डॉक्टर सेठ, एक तैयारी तो सरकारों की तरफ से की जा सकती है, एक तैयारी हॉस्पिटल्स और मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है, उसकी तरफ से की जा सकती है, लेकिन एक तैयारी अब जो माता पिता हैं वो भी कर सकते हैं। तो क्या वो करें, किन बातों का ख्याल रखें, बच्चों के खान पान की किन बातों का ख्याल रखें, उनकी प्रोटेक्शन का क्या ख्याल रखें, और कौन से ऐसे पॉइंटर्स हों या जैसे रेड फ्लैग्स मैम बता रही हैं जिनको देखते ही इमीडिएटली एक्शन में आए? देखिए, माँ बाप को अलर्ट रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे का न्यूट्रिशन, उसको हाई प्रोटीन डाइट, उसको उसके मल्टीविटामिन्स और जो भी उसके डॉक्टर्स सपोर्टिव केयर बता रहे हैं वो सारी करें, और बच्चे को प्रोटेक्टेड रखें। बच्चे जो हैं अभी तो स्कूल जा नहीं रहे हैं, सो और बच्चों में मिल नहीं रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। और कोई ग्रुप गैदरिंग्स में ना ले जाएं जहां पर बच्चों को इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन ज्यादा हो। और कोविड प्रिकॉशंस बच्चों को भी लेने हैं, जो 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं मास्क पहनने हैं, हैंड सैनिटाइजेशन करना है और डिस्टेंसेस बना के रखने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा बहुत देर तक अपने घर पे नहीं रह सकता, उसे थोड़ी एक्सरसाइज की, प्ले की जरूरत होती है। तो अगर घर के आसपास कोई बाग है और सोशल डिस्टेंसिंग है, तो वो अगर खेले या थोड़ा कूदेगा तो वो ज्यादा खुश रहेगा। बच्चों का जो मानसिक हम देखने हैं कि उनका जो साइकोसोमेटिक सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे बड़े इरिटेबल हो गए हैं, कई बार हाइपर एक्टिव हैं, घर में एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो भी परेशान हैं अंदर लॉकडाउन की वजह से और अपने बच्चों से, अपने पीयर से नहीं मिल रहे हैं। तो उनको उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को देखना भी बहुत जरूरी है। दूसरा, पेरेंट्स को मैंने कहा कि अब खुद वैक्सीन ले लेनी चाहिए, और जब बच्चों के लिए वैक्सीन खुले, हो सकता है अगले 4-6 महीने के अंदर भी खुल सकती हैं, इस साल के एंड में आ जाए, तो जैसे ही वैक्सीन आएंगी वो बच्चों को मिले। अगर पेरेंट्स कई बार हेजिटेट करते हैं, एक वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं मैं वैक्सीन कौन सी लगाऊं, कैसी लगाऊं, क्योंकि ये जो सारी साइंस और रिसर्च बेस्ड लॉन्चेस होती हैं, इमरजेंसी यूज में सरकार इनको क्लियर करता है, तो वैक्सीनेशंस के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो कमेटी बैठी हुई है, वो सारे रिव्यू कर चुका होता है। तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराना होगा जब वो वैक्सीनेशंस खुलेंगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी को प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। दूसरा, जो रेड फ्लैग साइंस है, अगर बच्चा आपके पास कोई मतलब ओबीस है, बच्चा मोटा है, या उसको कोई अंदर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको कोई हार्ट डिजीज है, वो एक प्रीमेच्योर बच्चा था, उसे एस्थमा है, सीवियर क्रॉनिक लंग डिजीज है, तो वो हाई रिस्क बच्चा माना जाएगा। और अगर वो डिसेबल्ड बच्चा है, उसको सेरेब्रल पाल्सी है या कोई ऐसी बीमारी है जो अपने आप रेस्पॉन्स, तो पेरेंट्स को ज्यादा निगरानी रखनी पड़ेगी। और अगर वो माइल्ड सिम्टम्स है तो इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर उसकी ब्रीदिंग रेट, अगर छोटा बच्चा है, 2 महीने से छोटा है, तो उसका ब्रीदिंग रेट 60 से ज्यादा ना हो। अगर 1 साल से छोटा है तो उसका ब्रीदिंग रेट 40 से ज्यादा ना हो। 1 साल से 5 साल में अगर उसका 30 मिनट से ज्यादा, तो इसकी क्राइटेरिया सारे ये गवर्नमेंट के लिखे हुए हैं। अगर वो ब्रीदिंग रेट काउंट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। दूसरा, ये सैचुरेशंस कई बार बच्चों में लेना, छोटे बच्चों में मुश्किल हो जाता है, इसलिए ब्रीदिंग रेट को देखना बहुत जरूरी है।
अगर बच्चे की उंगली बड़ी है और सैचुरेशन पता चल जाए तो 94 से नीचे नहीं जानी चाहिए। दूसरा, बच्चा वेल फेड रहे। अगर वो लेथार्जिक है, सुस्त है, या उसको हाई फीवर हो जाए, उसको कोई कन्वल्शंस हो जाए, या लेथार्जी हो जाए, या डायरिया, डिहाइड्रेशन में चला जाए, तो वो जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ने बताया जो मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो लेस देन 3-4% बच्चों को होता है, वो बहुत सीवियर है, उसमें आईसीयू एडमिशन की जरूरत होती है, और हाई डोजेस ऑफ स्टीरॉइड्स, आईवी गामा ग्लोबुलिन और कई और जो एडल्ट वाली मेडिसिन रेमडेसिविर वगैरह भी देनी पड़ सकती हैं। तो वो एक रेड फ्लैग साइंस है, इनको देखना है और पेरेंट्स को अपने लिए तैयार रखना है और पॉजिटिव रहना है। बच्चे के सामने पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। बच्चों को इमोशनल उनकी जो मेंटल स्थिति है उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, और पेरेंट्स हम सोचते हैं ये ठीक हो जाएंगे। बच्चों के लिए इस वक्त खास तौर पर उनको पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर्स, आपने बहुत अच्छी तरह से पेरेंट्स को भी गाइड किया, हमें भी बताया कि किस तरीके से खतरे हो सकते हैं, उसके लिए शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन डॉक्टर सेठ हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे वो। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और डॉक्टर सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए। डॉक्टर सेठ, पहला सवाल ले लेते हैं जो इस वक्त नीति ने भेजा है दिल्ली से। मेरा नाम नीति है, मैं द्वारका दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सुनने में आ रहा है कि नया वेरिएंट दूसरे देशों में बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। क्या हमारे देश में भी कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताते हों कि बच्चों के लिए खतरनाक है? डॉक्टर सेठ। नमस्कार, थैंक यू। आपने एक प्रश्न अच्छा पूछा। बच्चों को सेकेंड वेव में जो हम देख रहे हैं कि ज्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और मॉडरेट टू सीवियर केसेस थोड़े से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव में भी बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, और क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको भी डिजीजेस हो सकते हैं और शायद सीवियरिटी बढ़े, जो अनुमान तो यही लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत जरूरी यह है कि आप अपने बच्चों के लिए अभी से तैयार रहिए। सारे कोविड के प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे जब तक वैक्सीनेशंस नहीं आती। सरकार वैक्सीनेशंस की बच्चों के लिए 2 साल से 18 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनकी ट्रायल्स चल रही हैं। होपफुली 3 या 4 महीने के बाद इसका नतीजा निकलेगा और ये लॉन्च भी हो जाएंगी। इसके अलावा इंटरनेशनली भी जो वैक्सीन अप्रूव्ड हैं उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रहा है कि वो बच्चों में, जैसे फाइजर की वैक्सीन है और मॉडर्ना की है, वो इंडिया में लाएं। सारी तैयारी पूरी है। आप लोगों को बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एज पेरेंट्स आप अपने टीके पूरा कर लें ताकि आप ठीक रहें। खुदा न खास्ता अगर आपको अपने बच्चों की केयर करनी पड़े तो आप लोग इम्यून होने चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो नन्ही रिद्धिमा ने भेजा है। मेरा नाम है रिद्धिमा। मेरा सवाल है कि हमारे स्कूल कब तक खुलेंगे और हम अपने दोस्तों के साथ कब तक खेल सकेंगे? बहुत अच्छा बेटे, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम चाहते हैं कि आपके स्कूल जल्दी से जल्दी खुले। ये बीमारी अभी जो सेकेंड वेव में चल रही है, अनुमान ये है कि ये अगले 1 महीने में कम हो जाए, और उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी हम टीकाकरण भी दे दें। और जब आपको बीमारी कम हो जाएगी और आप लोगों को टीकाकरण मिल जाएगा तब आप सेफ होंगे स्कूल जाने के लिए। तो बच्चे जब तक स्कूल नहीं खुले हैं, ओके, आपको खुश रहना है। अपने घर के आसपास लॉन है तो वहां खेलिए कूदिए, लेकिन और बच्चों से घुल मिल के नहीं मिल पाएंगे। हाँ, तो आपको खेलने की बिल्कुल इजाजत है। आप खेलिए, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करिए, लेकिन और लोगों के साथ मिल नहीं पाएंगे। साथ में शायद अब बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ये भी बड़ी बढ़िया बात की आपने। बिल्कुल, मम्मी पापा आपके बेस्ट फ्रेंड बने रहें। जी,
चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, सवालों के जवाब दिए, उसके लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर सेठ। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी होगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को अब प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। जाते जाते आपको याद दिला दें, अगर आप दफ्तर में काम करते हैं, बंद कमरों में काम करते हैं, तो डबल मास्क लगाना न भूलें और दूरी बनाए रखें। नमस्कार।